हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपकी प्यारी स्टोरी द बर्थ ऑफ डिमोनिक स्वॉर्ड में। हमारी इस स्टोरी के अंदर बहुत से 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई, रोमांटिक सीन, मार काट और खून खराबा है, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेके देखना। तो चलो इसी के साथ स्टोरी करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। और अगर बुरी लगे तो तुम नीचे कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, ब्रह्मांड योद्धा के लिए भी एक छोटी सी न्यूज़ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये न्यूज़ देख सकते हो। वैसे तो ये एक तरीके से अनाउंसमेंट ही है। तो चलो बिना किसी देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 21, मकड़ियों का बलिदान। अब क्या करना है कैप्टन? मेसन अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से उसी की टीम के एक मेंबर की आवाज़ सुनाई देती है। और अभी तक आसपास का नज़ारा बहुत हद तक बदल भी चुका था। उन स्टील की मकड़ियों की अब तक अच्छे से पिटाई और कटाई की जा चुकी थी और इसीलिए अब वो मकड़ियाँ पीछे हटने लगी थी। लेकिन पीछे हटते हटते भी वो स्टील की मकड़ियाँ करीब 40 लाशों को अपने पीठ पर लाद लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। और ये देखकर मिशन की आंखों में एक कड़ा फैसला दिखाई देने लगता है और वो ऑर्डर देते हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके उन मकड़ियों को रोकना होगा। हमें नहीं पता कि वो इतना सारा खाना जमा क्यों कर रही है, लेकिन हम इन मकड़ियों को ऐसे ही भागने नहीं दे सकते। और इसी के साथ मेसन अपने पास खड़े ल्यूक को देखता है और उसे ऑर्डर देता है, ल्यूक, तुम इन भागने वाली मकड़ियों में से कुछ मकड़ियाँ जो बच जाती है उनका पीछा करोगे और उनके असली अड्डे का पता लगाओगे। गुड लक। और इतना कहकर मेसन बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और उन भागते हुए मकड़ियों के पीछे लपक जाता है। और इसी के साथ उसकी बाकी की टीम भी मेसन के पीछे पीछे जाने लगती है। और अब उस पूरी टीम का फोकस उन लाशों को ढोती मकड़ियों के ऊपर था, क्योंकि लाशों को ढोने की वजह से अब वो पीछे मुड़कर हमला नहीं कर पा रही थी। और अपनी कम समझ की वजह से उन मकड़ियों ने अपने बचाव के लिए कोई फॉर्मेशन भी नहीं बनाई थी। यही नकुल और उसकी टीम के लिए एक फायदे की बात थी। नकुल भागते भागते अचानक से उन मकड़ियों के आगे आता और सीधे सर पर वार कर देता, क्योंकि उनके उस सख्त बाहरी कवच के खिलाफ ब्रीदिंग बचाने और एक ही वार में उन्हें मारने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका था। लेकिन इसी के साथ नकुल अपनी मेंटल एनर्जी से उन बाकी के गार्ड्स पर भी नज़र रख रहा था, उनके लड़ाई के तरीके और उनकी शैली को भी अच्छे से समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर मेसन अपनी कुल्हाड़ी से ज़बरदस्त वार किए जा रहे थे। उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि इस हमले का शिकार वो मकड़ी हो रही है या फिर वो लाश जो कि मकड़ी की पीठ पर लदी थी। वो बहुत ही फुर्ती और ताकत के साथ अपनी उस कुल्हाड़ी को घुमाते जा रहे थे। देखते ही देखते वो उस जानवरों के झुंड के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जबकि नकुल, जो कि ये सब अपनी मेंटल एनर्जी से देख रहा था, उसे तो ये लग रहा था कि अगर उस कुल्हाड़ी का एक भी वार नकुल पर किया जाता तो नकुल उसी सेकेंड दम तोड़ देता। जहाँ मेसन अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा था, वहीं एडी और रॉब को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उनकी युद्ध शैली बलवान स्वॉर्ड स्टाइल थी, जो कि रैंक 1 की युद्ध कला थी, जबकि उनके सामने रैंक 2 की मकड़ियाँ थी जिनका डिफेंस सबसे ज़्यादा था। और अपनी इसी स्पेशलिटी की वजह से वो मकड़ियाँ उन दोनों पर थोड़ी हावी पड़ती जा रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों को ये समझ में आने लगता है, वो अपनी एनर्जी बर्बाद करना छोड़कर अपनी बड़ी बड़ी तलवारों से उन मकड़ियों को रोकने लगते हैं, ताकि उनके बाकी के टीम मेंबर्स अपने अपने काम से फ्री होकर उन मकड़ियों को ठिकाने लगाने आ जाएं। और अभी उन दोनों के मन में ये सोच आई थी कि तभी उनके पीछे से एक उड़ता हुआ तीर आता है और उनके सामने खड़ी एक मकड़ी के ऊपर लग जाता है, जो कि तलवार पर अभी वार करने वाली थी। तो मकड़ी वहीं ढेर हो जाती है। ये ल्यूक था जो कि दूर से उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को मुसीबत में पड़ते देख लिया था। ल्यूक अभी उन मकड़ियों का भी पीछा कर रहा था जो कि सबसे तेज भाग रही थी, जबकि आखिरी बचा बालोर भी अभी तक ठीक ही काम कर रहा था। उसके वारों में इतनी एक्यूरेसी तो नहीं थी, लेकिन उसके वार बहुत ही पावरफुल होते थे। अपने शरीर के वजन और उन दोनों हथौड़ों की ताकत को मिलाकर उसका हर वार किसी न किसी मकड़ी के सर पर लग जा रहा था, जिसके साथ ही उस मकड़ी का सर फट जाता था, या फिर अगर इससे जख्म भी आता था तो भी वो बहुत ही गहरा होता था। जिसके बाद ये मारकाट लगभग 20 मिनट तक चलती रहती है। वो सभी मकड़ियाँ जो कि गांव में आई थी, अब उनका एक बहुत ही छोटा हिस्सा बचा था, जो कि इतनी मारकाट के बाद भी बचकर भाग चुका था। लेकिन इसके बाद में भी लगभग 30 से ज़्यादा मकड़ियाँ मारी जा चुकी थी, जिनका हरा खून आसपास बिखरा पड़ा था। गांव वालों की लाशें या तो कुचली गई थी या फिर जंग के दौरान बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी। हाँ,
इन आयरन क्लैड मकड़ियों की बॉडी मैजिकल हथियार बनाने के में बहुत काम आती है। जब आंतरिक घेरे के लोग यहाँ सफाई करने आएंगे तो हमें तगड़ा इनाम मिलेगा। वालोर खुशी से चिल्ला रहा था और एडी और रॉब भी उससे सहमत थे और अभी उन दोनों के चेहरों पर ही बहुत ज़्यादा चमक भी दिखाई देने लगी थी। सिर्फ मेसन और नकुल के माथे पर अभी भी चिंता की लकीरें थी। इन जानवरों ने हमारी मौजूदगी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान बस गांव वालों की लाशें ले जाने पर था। कुछ तो गड़बड़ है। नकुल मेसन की ओर देखता है और ये सब कहने लगता है। नकुल को लगा कि शायद मेसन के दिमाग में भी यही सब चल रहा होगा और मेसन भी नकुल की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाता है और नकुल की बात में अपनी सहमति जताने लगता है, क्योंकि उसके इतने तजुर्बे के बाद में भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मकड़ियाँ इतना अजीब व्यवहार क्यों दिखा रही थी। शायद लूक जब वापस आएगा तो हमें कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हमें इसी गांव में आराम करना होगा और गांव वालों से पूछताछ भी करनी होगी। क्या पता उनसे मिली कोई जानकारी हमारे काम ही आ जाए। नकुल भी सहमति में अपना सर हिला देता है, लेकिन जहां नकुल और मेसन की ये सब बातें चल रही थी वहीं टीम के बाकी 3 मेंबर तो अभी कंफ्यूज ही खड़े थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी लड़ाई के बाद में भी कैप्टन उनके इस मिशन को पूरा डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने इतने सारे सवालों के बाद में भी वो तीनों कैप्टन का ऑर्डर मानते हैं और उसी गांव में रुक जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बाद अब उन्हें खाने और आराम करने की सख्त जरूरत थी। मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था और इसीलिए उन्हें सतर्क रहने की भी जरूरत थी। जिसके बाद गांव वापस पहुंचकर मेसन बाकी गांव के बच्चे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद में भी मेसन को कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती। गांव के उसी बचे कुचे खाने से एक सूप बनाया गया था, जिसको पीते हुए मेसन अपनी इकट्ठा की हुई जानकारी सब में बांटने लगते हैं। हमले आज से करीब 7 दिन पहले से स्टार्ट हुए हैं। स्टार्टिंग में तो मकड़ियाँ जानवरों को मार मार के ले जा रही थी, लेकिन जब जानवर खत्म हो गए तो मकड़ियों ने वही पैटर्न इंसानों पर भी लगाना स्टार्ट कर दिया। मकड़ियाँ बार बार गांव के लोगों को मारती और वापस अपनी उसी गुफा में ले जाने लगती। और आज ये जो हमला हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। और जैसा कि मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से पता किया है, हर हमले के साथ उन मकड़ियों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन ये सब बातें सुनकर नकुल की भौहें सिकुड़ जाती है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उनके हर एक्शन में एक सेल्फिशनेस है। वो मकड़ियाँ तो खुद का बचाव भी नहीं कर रही थी, वो बस अपना फोकस उन सभी लाशों को ले जाने में कर रही थी। नकुल जब ये सब सोच रहा था कि तभी रॉब की आवाज़ सुनाई देती है। हमने काफ़ी सारी मकड़ियों को मार गिराया है। मुझे लगता है कि घोंसले में 60 से ज़्यादा मकड़ियाँ तो होनी नहीं चाहिए। रॉब अभी अपनी बातों से पूरे के पूरे ग्रुप का हौसला बढ़ाना चाह ही रहा था कि तभी उस कमरे में ल्यूक एंट्री लेता है। ल्यूक अभी तक मकड़ियों के पीछे था और वो मेसन के सामने आकर बैठ जाता है और एडी के सूप से एक घूंट लेते हुए बोलता है, घोंसले का रास्ता यहाँ से पूर्व की ओर है, जिसमें कि कुछ घंटे लग जाएंगे। वो शायद एक कुदरती गुफा है। मैं थोड़ा अंदर तक तो गया था, लेकिन मुझे लगा कि वो मकड़ियाँ मुझे घेर लेगी और इसीलिए मैं वापस आ गया। मेसन सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर क्या होगा? ल्यूक एक और सूप का घूंट लेता है। बहुत ही अजीब था। वो खाना जमा कर रही थी, लेकिन गुफा के अंदर बहुत सारी मकड़ियों की लाशें भी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ज़बरदस्ती क्या, आगे बोलो। वो ज़बरदस्ती रिप्रोडक्शन कर रही है, यानी ब्रीडिंग। और ल्यूक को इस तरह हकलाते हुए देखकर मेसन फिर से कहता है, ल्यूक पूरी बात बताओ। और ल्यूक अपनी थोड़ी हिम्मत बांधता है और कहता है, और फिर ये रिप्रोडक्शन करने के बाद में शायद वो अपने बच्चों को खा जाती है। और ये सब बातें सुनकर उन सभी को घिन आने लगी थी, लेकिन ये सब सुनकर रॉब अपने आप को रोक नहीं पाता और उन जानवरों को गाली देते हुए कहता है, जानवर आखिर जानवर ही रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर नकुल अब और भी ज़्यादा उलझन में था। अगर उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए खाना चाहिए तो वो अपने बच्चों को क्यों खा रही है? एक जादुई जानवर के लिए ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके लिए वो अपनी जान दे दे? लेकिन मेसन को जैसे ही ये सब पता चला था, मेसन तुरंत ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लाता है और फिर एक प्लान बनाने लगता है। आज रात हमें कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी होगी और घोंसले के किनारे जाकर हम अपना कैंप वहीं लगाएंगे। कल सुबह हम गुफा के अंदर जाएंगे और उस पूरी गुफा को साफ कर देंगे। अगर हम उन सभी मकड़ियों का खाना तबाह कर दें और उनकी तादाद धीरे धीरे कम करें तो ये मिशन वैसे ही सेफली पूरा हो जाएगा। तैयार हो जाओ, हमें 1 घंटे के अंदर निकलना होगा। मिशन की यह बात सुनकर सब अपने अपने काम लग जाते हैं
और देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और कुछ लोग अभी उस मकड़ी के घोंसले से 50 मीटर दूर आग जलाकर बैठे हुए थे और सब के सब बारी बारी से पहरा देते जा रहे थे। और इस बार बारी नकुल की थी और नकुल जैसे ही निगरानी करने के लिए अपनी बारी पर चढ़ा, उसके मन में बार बार उस गुफा से आने वाले खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था। चाहे नकुल कितनी बार भी उन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ देता, उसे अब भी लग रहा था कि कोई एक टुकड़ा तो ऐसा है जो कि इस पूरे पजल से गायब है। निस्वार्थ जादुई जानवर जो कि अपने जान की परवाह नहीं कर रहे, खाने का अंबार और अपनी ही प्रजाति को खाना, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? नकुल के दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था, जबकि इसका जवाब वहाँ बैठे किसी भी शख्स के पास नहीं था। जिसके बाद नकुल खुद को शांत करता है और मन को स्थिर करने लगता है। सुबह होने वाली लड़ाई के लिए नकुल अच्छे से तैयार हो जाना चाहता था। चैप्टर 22 विश्वासघात। सुबह सुबह 5 आदमियों और एक बच्चे की टोली उस अजीब सी दिखती गुफा के किनारे पर खड़ी थी। ये गुफा 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची थी। इसकी गहराई जहां तक देखें वहां तक बढ़ती जा रही थी और इसके अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। ये रास्ता करीब 1 किलोमीटर सीधा जाता है, जिसके बाद में इसमें बहुत सी अलग अलग दिशाएं बढ़ जाती है। मुझे बस इतना पता है कि कल रात मकड़ियाँ किस रास्ते से जा रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पर रुक गया था। ल्यूक अपनी बात पूरी कर रहा था। मैं सबसे आगे रहूँगा, बाकी मेरे पीछे मजबूती से डटे रहेंगे, क्योंकि मेसन इस पूरी टीम का टीम लीडर था, इसीलिए उसी का ही फर्ज था कि वो सबको आदेश देता रहे, पर इसके साथ ही सबकी सुरक्षा भी उसका धर्म था। इसके बाद मेसन अपना पैर उस गुफा के अंदर रखने लगता है और पूरी की पूरी टीम उनके पीछे पीछे जाने लगती है। नकुल सबके बीच में था। रास्ता पत्थरों और मिट्टी से बना था, जो कि काफ़ी कच्चा लग रहा था। जैसे जैसे ये ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा था, सूरज की रोशनी भी गायब होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके साथ ही टीम की रफ्तार भी बहुत ही धीमी होती जाती है। मिशन बहुत ही संभल कर कदम रख रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि दुश्मन के इलाके में एक छोटी सी आवाज़ करना भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और देखते ही देखते वो रास्ता थोड़ा चौड़ा होने लगता है और अब वो लोग एक दूसरे के अगल बगल भी खड़े हो सकते थे। आखिरकार वो लोग उस गुफा के उस हिस्से पर पहुंच ही गए थे जहां पर गुफा अलग अलग रास्तों में बंट रही थी। और ये देखकर ल्यूक एक गुफा की ओर इशारा करता है और मेसन सीधे उसके अंदर जाने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद वो रास्ता फिर से बंट जाता है और अब तो वहाँ पर रोशनी बिल्कुल ना के बराबर बच गई थी। वहाँ की हवा भी बहुत ही उमस से भरी और चिपचिपी सी लग रही थी और पूरी टीम ये सब देखकर रुकने लगती है। लेकिन तभी ल्यूक आगे पड़े जानवरों के कुछ सुराग ढूंढ के ले आता है और कहने लगता है, कोई पक्का निशान तो नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं में उनके जाने के संकेत तो हैं। मेरी सलाह है कि हमें सबसे दाईं ओर वाला रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिख रही है। मेसन भी ल्यूक की इस बात पर थोड़ा सोचने लगते हैं और शायद ल्यूक की दी सलाह सही हो। ये सब सोचकर मेसन ल्यूक का कहना मान लेते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं और लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद उन्हें वो रोशनी करीब आती हुई दिखाई दे रही थी। ये तो कोई हॉल जैसा एक बहुत बड़ा खुला हिस्सा है जो सैकड़ों वर्ग मीटर में है और इसके बीचों बीच हल्की नीली रोशनी से चमकती है झील। सबके मन में अभी यही सब चल रहा था। चमकता हुआ पानी? नकुल भी हैरान था। उसने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था और वो अपने ग्रुप के बाकी लोगों की ओर देखता है, शायद उन्हें इस चमकते पानी के बारे में कुछ पता हो। जबकि मेसन की फटी आंखें और खुला मुंह देखकर नकुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेसन कभी ऐसा चेहरा भी बना सकते हैं। और अपनी अजीब सी दिखती नज़रों को नकुल द्वारा पकड़े जाने की वजह से मेसन भी थोड़ा शर्मिंदा होते हैं और अपना मुंह बंद करते हैं। मेसन खुद को संभालते हैं और धीमी आवाज़ में कहने लगते हैं, असल में मुझे अंदाज़ा है कि ये क्या है, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो हमें पूरी ज़िंदगी कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पक्का करने के लिए मुझे इसे करीब से देखना होगा। और मेसन की ये बात सुनकर सबकी आंखों में लालच चमकने लगता है। अजीब है, यहाँ पर ब्रीथिंग की मात्रा सतह के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। नकुल ये सब महसूस कर पा रहा था कि उसके एक्यू पॉइंट्स की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है, क्योंकि हवा में पहले से बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग घुली हुई थी और ये सब ऐसा था जैसे पानी बहुत ही डेंस हो चुका हो, क्योंकि अब हवा में ब्रीदिंग की मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी।
और इससे पहले कि नकुल और कुछ भी समझ पाता, मेसन झील की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी ओर उस गुफा की दीवारों पर बहुत से अलग अलग साइज के अनगिनत छेद थे और जमीन पर हड्डियों का ढेर। ये तो मकड़ियों की टांगे हैं, और इधर देखो इंसानों की खोपड़ियाँ, और ये शायद भेड़ की हड्डियाँ हैं। जैसे जैसे वो लोग झील के किनारे के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हवा में ब्रीदिंग की तादाद और जमीन पर पड़ी हड्डियों की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वो सब लोग झील के किनारे पहुंचे, मेसन अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाता। हाँ, मुझे यकीन है इस झील के अंदर पक्का ब्रीदिंग ब्लेसिंग है। ब्रीदिंग ब्लेसिंग एक टाइप का लेजेंडरी मिनरल है जो ब्रीदिंग को अपनी ओर खींचता रहता है। इनर सर्किल के लोग इसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुका देंगे। ज़रा सोचो, हमारा कितना नाम होगा और हमारे इनाम क्या क्या होंगे। सबकी नज़रें उस झील के बीच उस कीमती पत्थर को तलाशने में लगी थी, जबकि लालच में डूबे उन लोगों को ये तो ध्यान रहा ही नहीं कि गुफा के अंदर बहुत सी रेंगने की आवाज़ें गूंजने लगी थी। नकुल की मेंटल एनर्जी और उसकी सतर्कता सबसे ज़्यादा थी। उसने सबसे पहले ये आर्ट महसूस की। सबके सब तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं। और बिना कुछ सोचे नकुल ये बात कहकर अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। नकुल की चेतावनी सुनकर सब लोग मानो जैसे किसी भ्रम से बाहर आ गए हो। कुछ देर पहले जो सबकी आंखों पर लालच का पर्दा था, वो नकुल की आवाज़ सुनकर उड़ चुका था, और उनके चारों ओर गौर करने पर उन्हें भी वो आवाज़ें आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अरे नहीं, शिट यार, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी तरह इन मकड़ियों को गालियाँ निकालते हुए वो लोग अब भी वहीं खड़े थे। और इस मकड़ियों के झुंड में ज़्यादातर मकड़ियाँ रैंक 1 की थी, लेकिन इनमें से लगभग 50 मकड़ियाँ रैंक 2 की भी थी। और मेसन की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई देती है, घबराना मत दोस्तों, भले इनकी तादाद कितनी भी हो, हम इन्हें संभाल ही सकते हैं। कि तभी झील के किनारे पड़ी वो हड्डियाँ, जिनका अभी पहाड़ बन चुका था, वो थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है। और देखते ही देखते ये कंपन बढ़ता जाता है, और इस कंपन के बढ़ने के साथ ही उनके सामने उन हड्डियों के नीचे छिपा एक भयानक जीव सामने आता है। ये कम से कम 3 मीटर लंबा जीव था, जिसकी 8 टांगे थी। इस जीव के चेहरे के दोनों तरफ आंखों के 3-3 जोड़े थे, जबकि इसके मुंह से 2 बड़े डंक बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके सामने आने के साथ ही ल्यूक की चीख निकल गई थी, रैंक 3। उसने अपनी एक टांग से नकुल पर हमला कर दिया। नकुल ने उस विशाल मकड़ी की टांग का वार तो रोक लिया था, लेकिन इस वार के इम्पैक्ट की वजह से नकुल बहुत ही पीछे उड़ गया था। और ये देखकर मेसन सीधा चिल्लाते हुए अपना ऑर्डर देता है, भागो यहाँ से। और उसकी टीम के सारे लोग जिस रास्ते से यहाँ अंदर आए थे, उसी रास्ते की ओर भागने लगते हैं। उन्हें रास्ते में आने वाली मकड़ियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। नकुल भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और उनके पीछे भागने की कोशिश करता है। अरे नहीं, उस वार की वजह से मेरे हाथ अब भी कांप रहे हैं, और शायद मेरी तलवारें भी टूट चुकी है, उनमें भी एक दरार आई है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। ये तो साफ था कि कोई जादुई जानवर इतना सेल्फलेस वर्क कैसे कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए उसे अपने ऊपर एक बॉस तो ज़रूर चाहिए होगा। नकुल इस समय उन सभी बची हुई मकड़ियों के बीच से किसी परछाई की तरह निकलता जा रहा था। बाकी गार्ड्स पहले ही उस रास्ते की तरफ पहुंच चुके थे और मकड़ियों की घेराबंदी तोड़ चुके थे। जब तक नकुल वहां पर पहुंचा था, तब तक वो लोग आगे नहीं जा चुके थे और वापस वहां पर नई मकड़ियां आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूटी हुई घेराबंदी फिर से बंद हो चुकी थी। और ये देखकर नकुल बिना कुछ सोचे समझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन वार करता है और रैंक 2 की 2 मकड़ियों को ढेर कर देता है। गुफा के अंदर दीवारों से और भी मकड़ियाँ निकलती जा रही थी, जो कि उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन नकुल को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। नकुल के मुंह पर अभी लगातार खरोचे और कट लगते जा रहे थे, लेकिन उसे इसकी भी कोई चिंता नहीं थी। अभी के लिए नकुल बस रुकना नहीं चाहता था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां पर रास्ता बाहर की ओर खुलता था, तो वहां पर बालोर खड़ा था। उस मोटे की हालत भी खराब थी। उसका पूरा का पूरा शरीर जख्मों से भरा था और उसके पूरे शरीर से ही खून बह रहा था। उसने नकुल को अपनी तरफ आते हुए देखा और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ, चिंता मत करो बच्चे, मैं सबको तुम्हारी बहादुरी की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे तुमने उन जानवरों को रोककर हमें बचाया। और अपनी माँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उन्हें अच्छे से सांत्वना दूंगा। और ये सब सुनकर नकुल की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, लेकिन बालोर बिना देर किए अपने पास की दीवार पर वो दोनों जाई टतोड़े मार देता है।
और उस प्राकृतिक गुफा की दीवारें जो कि कच्चे मिट्टी से बनी थी वो उस वार को झेल नहीं पाती और नकुल के सामने ही भरकर गिर जाती है। अब नकुल के सामने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। बालोर दूसरी तरफ सुरक्षित भाग चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नकुल के मुंह से एक चीख निकलती है। उसका बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद हो चुका था। साले सुअर की औलाद, अगर मैं यहाँ से जिंदा निकला तो कसम खाता हूँ तुझे अपने हाथों से मारूंगा। नकुल का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अभी इसी जगह पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था। अब नकुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोने और मायूस होने का वक्त अभी नकुल के पास बिल्कुल नहीं था। मकड़ियाँ उसकी तरफ लगातार बढ़ती जा रही थी।